तो आपने इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन में जहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जहां पर चार्ज रुका हुआ होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक जहां चार्ज चल रहा होता है तो फिर दो प्रकार से चलता है, जहां पर एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है और कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। जहां पे कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है उसी चैप्टर को क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहां पर एक बात सोचने वाली यह है कि इस चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ा, या इलेक्ट्रिक करंट, कुछ कुछ किताबों में इसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी बोलते हैं। वी कॉल दिस चैप्टर एज इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम क्यों पड़ा, या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों बुलाते हैं, थोड़ा सोच के विचार के बताइए क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक शब्द का जो मतलब है, इससे तो चलिए समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक मतलब कहीं ना कहीं वो चार्ज, और चार्ज कहीं ना कहीं मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, चार्ज, इलेक्ट्रिक, इन सब से ये आया होगा। करंट का मतलब क्या होता है, और अगर करंट का मतलब करंट है तो फिर ये इलेक्ट्रिक शब्द क्यों डाला गया। भाई हम लोग क्या कहते हैं, कितना एम्पेयर करंट है तो करंट बोल देते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं बोलते, या इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते, आप सीधे कहते हैं करंट कितना है तो 5 एम्पेयर, करंट कितना है तो 2 एम्पेयर। पर करंट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का पूरा मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका कहने का मतलब है, करंट का मतलब होता है जो भी चीज क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब ध्यान दीजिए, आपने कभी बाढ़ अगर देखा होगा, यानी बहुत तेज अगर पानी फ्लो कर रहा होता है तो बोलते हैं कि अरे यार उस जगह पर मत जाना, वहां का वाटर करंट बहुत है। सुने ऐसा बोलते हुए, कह रहे फलानी जगह पर मत जाना, कहीं नदी उदी में कोई एक ऐसा जगह रहता है जहां पर बहुत तेज पानी चलता है, तो बोलता है वहां का क्या करंट ज्यादा है, वाटर करंट बहुत ज्यादा है, यानी पानी का करंट ज्यादा है। कहीं पर ऐसे ही बहुत तेज हवा चल रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, विंड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड करंट। करंट मतलब होता है एनीथिंग विच इज फ्लोइंग, एनीथिंग विच इज फ्लोइंग। अब अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, विंड फ्लो कर रहा है तो विंड करंट, और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब करंट नहीं होता है, यह बात समझ में आया। पर किसी को पूछिएगा तो यही बात बोलता है कि करंट माने इलेक्ट्रिसिटी। अरे करंट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मींस एनीथिंग विच इज फ्लोइंग। पर फ्लो शब्द के साथ क्या चीज फ्लो, चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रॉन फ्लो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लो शब्द, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो शब्द का मतलब है करंट। करंट बोल के कोई इलेक्ट्रिसिटी माने करंट नहीं, करंट मींस फ्लो, कोई भी चीज जो क्या करती है, फ्लो करती है। अब चूंकि यहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। पर हम लोग पढ़ते 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 पढ़ते, सब लोग जितने भी लोग हैं, विद्यार्थी हो कि टीचर हो, इतना फ्रीक्वेंटली ये शब्द यूज होने लगा कि लोग इलेक्ट्रिक शब्द अब लगाते ही नहीं है। क्या कहते हैं, करंट डिफाइन करो, व्हाट इज करंट, तो बोले करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बट एक्चुअली करंट इज नॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पर इतना फ्रीक्वेंटली यूज में आने लग गया कि लोग इलेक्ट्रिक शब्द को क्या कर दिए, गायब कर दिए, और सीधे सीधे क्या बोलने लग गए, करंट। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि करंट का मतलब होता है टू फ्लो। करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, करंट का मतलब होता है टू फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called electric current। हाँ एक मिनट, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही तो, गलती थोड़ी लिखा, चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक ही बात। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, मेरे को लगा मैंने करंट लिख दिया। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज। अब इसके आधार पर आप डिफाइन करिएगा इलेक्ट्रिक करंट को। अब आप डेफिनेशन लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट,
तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसमें भी एक टेक्निकलिटी और है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह शब्द जरूर देखिएगा लिखा हुआ है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, न कि करंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ना कि करंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा में दो चीजें अब नई ऐड की मैंने। एक, पहला ये शब्द कंडक्टर, एक पहला ये शब्द कंडक्टर, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दो शब्द जो हैं ये नए ऐड हो गए इसके अंदर, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या? तो कंडक्टर का मतलब है एनी मटेरियल which possess या which contains what? Very good. which contains free electron। खाली इलेक्ट्रॉन होने से नहीं होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप कहिएगा सर फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट in the conductance band. Good. The electron which is present in the conductance band, और ये हमने आपको कहां पढ़ाया था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इन बैंड थ्योरी में। तो ये कंडक्टेंस बैंड। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है? ये अगर मेरा क्या है? कंडक्टर है। ये अगर मेरा मान लीजिए क्या है? कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में कोई एक इस तरह से आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाइए जो कि इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये जो सरफेस है इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस सेक्शन आपने ऐसा बनाया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहां पर प्रेजेंट थे? इस साइड प्रेजेंट हैं। ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर गए? सिर्फ क्रॉस कर गए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी के आधार पर आप कहते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह चलकर जाता है, जबकि अधिकांश बच्चों के मन में यह अवधारणा रहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से चल के कहां तक जाता है? दूसरे जगह तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से चल के दूसरे जगह नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस पार से उस पार कर जाता है, और इस पार से उस पार जाने की जो प्रक्रिया है उसको एक शब्द से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने वाली जो बात है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज DRIFTING, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। ठीक है? किसका? ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसको पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे पूरा डेरिवेशन है, नहीं खाली अभी जान लीजिए।
पूरा एक टॉपिक है ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, लंबा भी चक्कर है भाई। अब मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जिस इलेक्ट्रिक करंट को आप बहुत सरल मान रहे थे वो इतना सरल है नहीं, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटी छुपी हुई है। उसके बावजूद भी जब हम करंट को डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट को जब डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं। और अकॉर्डिंग टू दी concept of quantization of charge, quantization of charge I can also be written as NE by T। I can also be written as NE by T। तो ये दो फॉर्मूला आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए in order to solve the problem where N is any integer, N is equal to 1, 2, 3, 4 dot infinity। ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। और जो E है ये किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर है। ये काम में आता है जब आप न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डन, यहां तक कोई डाउट? अब इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू भी है। करंट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखिए। राइट, ये लिख लिए ना डेफिनेशन, ये वाला लिखिए, इससे पहले वाला ये डेफिनेशन लिख लिए, करंट लिख लिए, लिमिटिंग वैल्यू वाला डेरिवेशन किए हैं ना, लिखिए, लिख लीजिए। उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है, राइट। इफ द नेट चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी जो डायग्राम बनाए थे, चाहे मैं फिर से बना देता हूं, ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपने बीच में क्या बनाया है, एक ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, यानी हम लोग के ऐसे रखा हुआ है। इसके एक एंड से दूसरे एंड जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ क्रॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जितना इधर से इधर क्रॉस कर रहा है, इसका जब हम एवरेज लेंगे ना तो वो एवरेज करंट होता है। तो लिखिए, इफ द नेट करंट डेल्टा क्यू क्रॉसेस द शेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन टाइम t, the shaded cross sectional area, if the net charge delta q, if the net charge, अब एक इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं रहा, कई सारे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। नेट चार्ज क्रॉसेस द शेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन टाइम डेल्टा t, समय कितना लगा इसको क्रॉस करने में, डेल्टा t, इन टाइम डेल्टा t, then the average electric current is given by I is equal to I average is equal to delta q by delta t। ये जो करंट है ये कौन सा करंट है, एवरेज करंट है। ये कौन सा करंट है, एवरेज करंट है। वेयर एज इंस्टेंटेनियस करंट की जब हम बात करते हैं, लिखिए, इफ the rate at which charge flows, varies with time, then the instantaneous current is limiting value of I average, when delta t approaches to 0, when delta t
approaches to 0. That is, I instantaneous can be written as limiting value of delta t tends to 0, delta q by delta t. This implies I instantaneous is equal to dq by dt. यानी q को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के फंक्शन में डिफाइन कर दूं, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। डन। आगे लिखिए, कन्वेंशन ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशन ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशन ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशन क्या यूज करते हैं हम लोग? तो जो कन्वेंशन यूज किया जाता है उसको भी ध्यान से देखिए। ऐसा मानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हम यही जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात कर रहे हैं? देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज चीज है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का इस ओर ट्रैवल करना ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं इस एंड पर क्या है? हायर पोटेंशियल है और इस एंड पर क्या है? लोअर पोटेंशियल है। इस एंड पर हायर पोटेंशियल और इस एंड पर लोअर पोटेंशियल। अगर इस जगह पर हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है उसके उल्टे दिशा में कौन फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। उसके उल्टे दिशा में एक्चुअली कन्वेंशन बोलता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन जैसा कुछ होता नहीं। प्रोटॉन तो है न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो फ्लो नहीं कर सकता। तो इनवर्सली लोग बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके उल्टे दिशा में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किस तरफ है? इस तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो कन्वेंशन कहता है करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन which is opposite to the direction of flow of electron. Current flows in a direction, current flows in a direction which is opposite to the direction of flow of electron. तो convention यही कहता है। Done? This is the convention which we use for, this is the convention which we use for the flow of current. Unit of current क्या होता है? Unit of current is equal to what? Ampere, which is also equal to charge coulomb per second, which is also equal to coulomb per second. तो ये भी ध्यान रखना है, इसका चार्ज क्या है? coulomb per second। ये इसका SI यूनिट है। इसका कौन सा यूनिट है? SI यूनिट है, एम्पेयर या कूलम पर सेकेंड। डन। नेक्स्ट, करंट इज विच क्वांटिटी? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लास 10th में ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, पर फिर भी मैं एक बार और आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि हो सकता है उतने अच्छे से ध्यान ना हो, इसलिए वापस से एक बार और पढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्लास 10 में पढ़े थे
पर आपके टीचर ने अगर ठीक ठाक पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया होगा ऐसा मेरे को नहीं ध्यान है, तो इसलिए मैं एक बार और आपको पढ़ा देता हूं कि करंट क्या है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। उसको डिफाइन करने के लिए पहले मैं ये समझता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होता है तीन चीजों से। एक, उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, उससे भी ज्यादा उत्तम बात। और तीसरा, उसको वेक्टर एल्जेब्रा जिसमें खास करके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, खास करके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ये तीन बातें अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास होगा या उसको जस्टिफाई कर रहा होगा तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहां से कोई एक करंट किसी वायर में 3 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है और इस तरफ से कोई एक दूसरा वायर आया है जिसमें 4 एम्पेयर का करंट है और इस तरह से आगे गया है। मुझे नहीं पता कि इसका आई इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री बना हुआ है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये करंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों बात इसमें होना चाहिए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, हाँ है, 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर मैग्नीट्यूड है। इस पर डायरेक्शन है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन भी है। अब बस ये तीसरी वाली बात अगर ये सेट कर जाए तो खेला हम लोग का हो जाएगा। तीसरी बात क्या है? तो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो कि हमारे केस में आई इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। करेक्ट और नॉट? कॉस 90 क्या होता है? 0। देयरफॉर आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट 25। आई इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 एम्पेयर आ गया। आई इक्विवेलेंट क्या आ गया? 5 एम्पेयर। तो इस हिसाब से ये जो आई इक्विवेलेंट यहां पर आया है ये कितना एम्पेयर आ गया? 5 एम्पेयर आ गया। कब? जब हमने इसको कौन सी क्वांटिटी माना है? वेक्टर क्वांटिटी मान ली है। अब ये तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसके साथ एक और आर्ग्यूमेंट प्रिवेल करता है। क्या आर्ग्यूमेंट प्रिवेल करता है उसको देखते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसिडर current to be a scalar quantity। तो यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं करंट को स्केलर क्वांटिटी। क्यों वी आर कंसिडरिंग करंट टू बी अ स्केलर? क्योंकि जब हम इसको वेक्टर मान रहे हैं तो देयर इज नो सच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व इन इट जो ये प्रूफ कर दे कि भाई ये आप सही निकालें। कोई फंडामेंटल फिजिक्स है यहां पे? कोई 5-6 लॉ है फिजिक्स के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 4-5 कुछ फंडामेंटल लॉ है। एक भी लॉ इस पर आधारित है? नहीं आधारित है। तो हम कैसे मान लें कि भाई जो आप मान रहे हैं वो सही निकालें? और अगर 90 डिग्री है इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल लेते तो कुछ और आता, 60 डिग्री का एंगल लेते तो कुछ और आता। पर ऐसा तो होता नहीं है भाई। करंट जो है वो अगर 5 एम्पेयर हम लाए हैं, चाहे कैसे भी मोड़ा के उसको लेके आएंगे आपको 5 एम्पेयर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहीं से डाउट पैदा हुआ कि कुछ वेक्टर क्वांटिटी नहीं भी हो सकता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि भाई लेट अस कंसिडर स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं तो फिर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो जो हमारा वहां पर जो हमने यूज किया है कि ये हमारा एक वायर है, इसमें कितना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है? 3 एम्पेयर। इधर का एक वायर था, इसमें कितना एम्पेयर फ्लो किया? 4 एम्पेयर। और इधर एक गया है, उसमें मैं आई इक्विवेलेंट मान रहा हूं। तो उस हिसाब से यहां पर जो चार्ज है उसको मैं क्या मानता हूं? Q1 मानता हूं। यहां जो चार्ज है उसको मैं Q2 मानता हूं।
तो ऑब्वियसली इस तरफ जो चार्ज आएगा, अगर चार्ज कंजर्व्ड है किसी एक पॉइंट पर, तो नेट चार्ज जो इस पॉइंट पर आ रहा है वही इस पॉइंट से बाहर निकलना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूं कि Q नेट इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। ये दोनों चीज घुस रहा है और ये निकल रहा है। नेट चार्ज किसी भी पॉइंट पर जीरो होना चाहिए समेशन, यानी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? Q3। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, सबको टाइम से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, ये क्या आ जाएगा I1, ये क्या आ जाएगा I2, और ये क्या आ जाएगा I3। I1 हमारे पास कितना था 3 एम्पेयर, I2 कितना था 4 एम्पेयर, जो कि किसके बराबर I इक्विवेलेंट के। देयरफॉर I इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 7 एम्पेयर निकल के आ गया। I इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 7 एम्पेयर। यहां से चूंकि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स यहां पर ट्रू हो रहा है, PHYSICS, फिजिक्स इज प्रूव टू बी ट्रू, प्रूव टू बी ट्रू, तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, करंट क्या है। देयरफॉर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपने करंट, रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए किस तरह का एडिशन किया है, अलजेब्रिक एडिशन किए हैं, आप उसको वेक्टर एडिशन से नहीं निकाले। इसीलिए इवन इफ इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट चूंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। बढ़े आगे, बढ़ा जाए, चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 minutes? हाउ मेनी electrons can pass through a wire in 2 minutes? In 2 minutes, how many electron can pass through a wire in 2 minutes? If the current passing through the wire is 300 milliampere, if current passing through the wire is 300 milliampere, आपको इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या है, आपको करंट की वैल्यू दी गई है। करंट कितना दिया गया है 300 मिली एम्पेयर, दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और समय आपको दिया गया है 2 मिनट्स, जो कि 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। आपको बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो आप I इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं NE/T, फॉर्मूला जानते हैं आप NE/T। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है N, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू T/E। I की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 10⁻³ इंटू समय 120 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, n का वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आता है 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। करंट I in a circuit varies with time
करंट I varies with time. Current I in a circuit varies with time as per relation I is equal to, as per relation I is equal to 3k plus I is equal to 3k plus 2k dash t. I is equal to 3k plus 2k dash t. Find the constant current which would send the charge. Find the constant current. Find the constant current which would, find the constant current which would send the charge equivalent to, send the charge equivalent to the time interval which would send the charge equivalent to t is equal to 0 seconds to t is equal to 4 seconds. Take constant k and k dash as unity. Take constant k and k dash as unity. अच्छा सवाल है, प्रयास कीजिए सॉल्व करने का. ये एक गुड क्वेश्चन है. यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन. यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो सॉल्व कीजिए, प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का. तो काफी बेहतरीन सवाल है और सॉल्व करना भी काफी आसान है. अगर आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको I इंस्टेंटेनियस का एक फॉर्मूला बताया था. करंट इज इक्वल टू होता है dq बाई dt. आपसे उसने बोला है कि भाई पहले आप चार्ज निकालिए, इक्विवेलेंट चार्ज, फिर बाद में कांस्टेंट करंट देखेंगे. तो पहले चार्ज तो आए, तो यहां से जब आप चार्ज का फंक्शन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, dq इज इक्वल टू आई डी टी. dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई डी टी. और अब मुझे अगर चार्ज चाहिए तो मैं दोनों साइड पर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा. इंटीग्रेट करूंगा तो इस साइड तो q आ गया, इस साइड इंटीग्रेशन में आई डी टी. और क्या मुझे i का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है. यस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब हम इसको यहां पर क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे. अब हम इसको यहां पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे. जब आप इसको यहां यूज कीजिएगा तो इंटीग्रेशन, और उसने बोला है कि k और k डैश को आप क्या ले लीजिए, यूनिटी ले लीजिए. यानी ये i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2t. क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2t, और इधर आ जाएगा dt. और चूंकि टाइम है, इंटरवल 0 से 4 है, तो लिमिट 0 से 4 आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए. जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका करंट, जो आपका चार्ज है वो कितना आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt. और q इज इक्वल टू 3t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया. q इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3t प्लस t स्क्वायर. ये आपका क्या बच गया, फंक्शन बचा. लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, दोनों जगह क्या पुट करना था, लिमिट भी तो पुट करना था. तो यहां पर भी क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे. कहां से कहां, 0 से 4 प्लस इसको भी इंटीग्रेट किया था तो आया था t स्क्वायर. और ये कहां से कहां पुट कर देंगे, 0 से 4. तो q इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 प्लस टी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. q इज इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा 12 और इस साइड आ जाएगा 16. q इज इक्वल टू कितना आ गया, q इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 कूलम. दैट इज q इज इक्वल टू हाउ मच, 28 कूलम. ये आपका कांस्टेंट चार्ज जो था वो इक्विवेलेंट आ गया. अब उसने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसी टाइम इंटरवल का कांस्टेंट करंट निकालिए. तो कांस्टेंट करंट क्या होगा,
चेंज इन चार्ज यानी एवरेज करंट क्या होगा, चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम पीरियड। चार्ज का जो वैल्यू 0 से 4 सेकंड में 28 था और टाइम इतना, दैट इज 28/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 एम्पेयर। देयरफॉर करंट का वैल्यू कितना आ गया, 7 एम्पेयर। ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, रिवीजन के टाइम पे इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। सीबीएसई 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ वायर। अभी एक फिगर बनाना है, तो फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर है बिटवीन करंट इन एम्पेयर एंड टाइम इन सेकेंड। यहां पर एक लाइन सीधा है, देखिए तो किधर, लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आटा में क्या बोलते हैं, उतना आटा में नमक जितना चलता है, ये आपका क्या हो गया, ज्यादा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब ये है करंट वर्सेस टाइम इन सेकेंड एंड करंट इन एम्पेयर का ग्राफ। तो ये ग्राफ आप बनाइए और इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंगली टाइम और इसके करस्पॉन्डिंगली टाइम, ये कितना दिया हुआ है, 5 है और ये 10 है। सवाल आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड। फाइंड द amount of charge flowing through the wire during this period। ध्यान से देखिए, इसका जब आप आंसर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको चार्ज निकालना है। आप जानते हैं I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, dq बाई dt के बराबर। I इंटू डी टी करिएगा, I इंटू डी टी करिएगा तो क्या निकलेगा, dq निकलेगा, यानी q इज इक्वल टू आई टी। q इज इक्वल टू वॉट, आई टी। q जो है वो किसके बराबर, आई टी के बराबर, क्यू आई टी के बराबर। आई इंटू टी, आई इंटू टी मतलब प्रोडक्ट, यानी एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया अंडर कर्व अगर मैं निकाल लूं, मुझे क्या निकल के आ जाएगा, नेट चार्ज फ्लोइंग इन दी सर्किट निकल के आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए आप इसको दो पार्ट में निकाल लीजिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या इसको 5 और 5 स्क्वायर भी कह सकते हैं। A1 और A2 निकाल लीजिए। A1 का वैल्यू कितना दिया है, A1 इज इक्वल टू हाफ बेस 5 हाइट 5, ये हो गया 12/2 माने 12.5 कुलम। और A2 आएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 कुलम। तो टोटल चार्ज is equal to A1 plus A2 that is equal to 12.5 plus 25 that is equal to 37.5 एम्पेयर। तो करंट का वैल्यू आपका क्या निकल के आया, सॉरी चार्ज का वैल्यू आपका क्या निकल के आया, चार्ज इज इक्वल टू एम्पेयर लिख दिया, क्या कुलम होगा ना, कुलम।
Q निकल के आया 37.5 कूलम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन लिखिए, नया हेडिंग डालिए, राइट। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि देखिए भाई, चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे का ट्रैवल नहीं कर रहा है, चार्ज इज नॉट फ्लोइंग। फिर हो क्या रहा है? तो पहले मैंने एक आपसे आर्गुमेंट देता हूं, उस आर्गुमेंट में आप मेरे से बहस कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे उसका आगे का कहानी क्या है। मैं कह रहा, कब किसी वायर में करंट फ्लो करता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, उसका कुछ कंडीशन है, 1 2 3 4 करके लिखना होगा। सबसे पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि उस पर्टिकुलर वायर में प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले तो यही आवश्यकता है। अगर किसी पर्टिकुलर सामान में, यानी किसी पर्टिकुलर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चाहे तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस, लकड़ी में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। सबसे पहला फॉरमोस्ट चीज क्या है? आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, और कंडक्टिंग मटेरियल किसको कहते हैं? जिसमें क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फॉरमोस्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, presence of conducting material having what? Having free electrons। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि भाई उसके पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, क्या बोलेंगे उसको, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्या है? यानी उपलब्ध होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 2, आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस आ गया जिस सब्सटेंस में क्या है? जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है। देन व्हाट? देन व्हाट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस पर्टिकुलर वायर में या जिस पर्टिकुलर मटेरियल में आप करंट को देखना चाहते हैं, उसका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। भाई स्विच ऑफ रहता है तो चाहे कितना बड़ा कंडक्टर आप लगा लीजिए, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि द सर्किट इन विच आप करंट फ्लो देखना चाहते हो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। यानी सर्किट मस्ट बी कंप्लीट, सर्किट मस्ट बी कंप्लीट। और तीसरा पॉइंट, पर तीसरा पॉइंट जाने से पहले मेरा एक डाउट है, उसको आपको क्लियर करना है, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर जाएंगे। मेरा ये डाउट है, हम लोग करंट की परिभाषा में पढ़े हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, माने एक पर्टिकुलर समय पर कोई करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। कोई गलत बात नहीं है, वेरी गुड बात। पहला कंडीशन हमने लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वैसा मटेरियल हमको लेना है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है विच इज फ्रीली मूविंग, विच इज फ्रीली मूविंग। मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है? अरे सही बात नहीं है कैसे? मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी। आपने कर दिया सर्किट कंप्लीट, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करे, और सर्किट कंप्लीट करते ही तार में करंट आना चाहिए। यानी एक तार आप बाजार से खरीद के लाए, उसके दोनों एंड को आपने दांत से छीला या वो जो कटर होता है उससे छीले, जोड़ दिए,
तो उसमें करंट फ्लो करना चाहिए, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर विच इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसका सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंदर हैं तो वो मूव कर रहे हैं, और मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट कंप्लीट हो गई, करंट फ्लो करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा है? अरे आर्ग्यूमेंट, मेरे आर्ग्यूमेंट में क्या गलती बताइए ना जी। मैं जो बोल रहा हूं इसमें क्या गलती है, आप हमको समझाइएगा ना कि सर आप ये बात गलत बोल रहे हैं। हम आपकी बात मानने को 100% तैयार रेडी हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं इसमें कुछ गलती ढूंढिएगा ना भाई, कि नहीं ये बात गलत है, इसीलिए जब तक पीडी नहीं लगेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगेगा तब तक करंट नहीं फ्लो करेगा। आप मेरी किसी बात को गलत कीजिएगा ना, तब ना अपना आर्ग्यूमेंट दीजिएगा। मैं क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मींस मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट कंप्लीट हुआ तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव किया, और मूव करेगा तो आपको करंट मिलना चाहिए। वाई वी आर नॉट गेटिंग करंट व्हेन वी द कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द सर्किट इज कंप्लीट? इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, नहीं तो डेफिनेटली आपको फोटो बना के दिखाएं भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए आप फोटो बना के दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए मतलब मूव किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक, अब देखिए खेला यहां नहीं है, खेला कहां है अभी देखते हैं। खेला कहां है? खेला यहां है। ये आपका कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जितना मैं गोला बना रहा हूं सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्रीली यहां चला, 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 ये फ्रीली यहां चला। सब अपने में कहीं ना कहीं फ्रीली मूव कर रहा है, सब कहीं कहीं क्या मूव कर रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है। फ्री मूवमेंट मतलब कहीं भी मूव कर रहा है। फ्री मूवमेंट का ही मतलब होता है ना कि लोग कहीं भी मूव कर रहे हैं। देन इस प्रकार से ये मूव करते हैं कि एक टाइम पर जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा होता है। एक टाइम पर जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट मूव कर रहा होता है। जितना फ्रंट मूव कर रहा होता है उतना ही पीछे मूव कर रहा होता है। इस वजह से नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जिस वजह से क्या हो जाता है? नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही बात मैं खाली आपके मुंह से निकलवाना चाहता था, जो आप नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब कहीं भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर देगा, क्योंकि जब कहीं भी मूव करेगा तो फिर वो रैंडमली मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो लाखों करोड़ों में होगी, 10⁻23 के ऑर्डर में होगी, क्योंकि मोल्स में आता है इलेक्ट्रॉन, एटम से बना हुआ है। अब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे अगर इधर जा रहा है उतना ही उसी टाइम पर उतने ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ओवरऑल नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। देन तो अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां पे आप लिखिएगा, मतलब इस फोटो के नीचे एक लाइन अगर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नलिफाइड, आर नलिफाइड। नलिफाइड मतलब कैंसल कर दिया आपस में एक दूसरे को। नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल कर दिया। बोले सर अब क्या करें?
अब क्या करें, अब इसी सेम कंडक्टर में हमने इस बार इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर, ये सारे वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और कहां पर प्रेजेंट हैं, किसी ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल में जहां पर क्या है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, जब हम इसको किसी एक पीडी के साथ यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उस क्षण पर एक अरेंजमेंट यहां पर पैदा होगा जहां पर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से यहां पर कुछ एक कार्यक्रम होगा। ये सब के सब कौन है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपनी पास खींचता है और नेगेटिव चार्ज अपने से क्या करता है, दूर भगाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है ये इधर खींचा जाएगा गाना गाते हुए, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, और ये इस तरफ क्या करा जाएगा, खींचा चला जाएगा, मैं तेरी ओर खींची चली आई रे। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नेट मूवमेंट कहां दिखाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू व्हाट, पॉजिटिव टर्मिनल। कब, जब आपने उसमें क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। देयर वॉज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नलिफाइड, बट आफ्टर द connection of battery यानी after applying the potential difference यानी after applying the electric field to the conductor, उस हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स काम करने लगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या काम करने लगा, फोर्स। कैसे, जब आप यहां पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फील्ड इस तरफ काम कर रहा है। यहां पर एक फील्ड है, इसको ई एक्सटर्नल बोलते हैं, जो फील्ड इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर खिंचा रहा है और नेगेटिव उसको धक्का लगा रहा है, यानी अंदर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, अंदर की ओर फोर्स काम कर रहा है, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, F इज इक्वल टू QE के बराबर विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जिस तरफ इधर इसका उल्टा है, तो F इज इक्वल टू QE, एक फोर्स लग रहा है, और वही वो फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा फिर लफड़ा फंस गया। बोलिएगा सर इतना लफड़ा क्यों फंसा रहे हैं आप, इतना लफड़ा रे हम क्यों फंसाएंगे भाई, ये लफड़ा फिर फंस गया। बोलिएगा सर क्या लफड़ा फंसा, आप लोग तो नहीं पकड़ पाइएगा क्या लफड़ा फंसा, हम बताते हैं क्या लफड़ा फंसा है। लफड़ा ये फंसा है कि सर जब आप ये चैप्टर स्टार्ट किए, आपने अपने स्वयं के मुख से बात बोला है, क्या बोला है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तब जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स काम कर रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, होगा ना जी। आर्गुमेंट तो पूरा आप गड़बड़ा दिए, खेला गड़बड़ हो गया पूरा। आप कह रहे हैं, खुद मैंने ही बताया है आपको कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर तब पढ़ाई होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और स्वयं अभी आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, फोर्स। फोर्स अप्लाई हुआ मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहां तो सब इसका मतलब कुछ यहां पर और एक छोटा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उस गड़बड़ी के लिए यह वाला पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहां पर क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब ही जाकर किसी पर्टिकुलर सर्किट यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन। ये 3 पॉइंट जब तक पूरा नहीं होगा, करंट किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर तभी फ्लो करता है जब ये
प्रोसेस होता है। तो आप इस बात को लिखिएगा नहीं, कहानी सबको लिखिएगा नहीं, लिखना भी पड़ेगा ना, कॉपी समेट लिए आप लोग। अरे तो हमने समझाया, इसको लिखिएगा नहीं कॉपी में, लिखिए। अरे यार, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ये सब कहानी छाप लिए ना? हाँ, अब इसके बाद जो हम कहानी लिख रहे हो करिए तो ऑटोमेटिक जो बात बोले वो समझ में आ जाएगा। एवरी एटम या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल which are closely packed, atom or a molecule which are closely packed, but the valence electron are free to move throughout the volume of solid, but valence electron are free to move throughout the volume of solid. Conductor even at room temperature, solid conductor even at room temperature, these electrons are called as free electrons, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, बताए थे ना फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? मुझे याद आ रहा है मैंने बताया है कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कहीं पर किसी स्लाइड में है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसी कोने में, इसी कोने पर, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द कंडक्टेंस बैंड इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने बताया है फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। डन। अब आगे लिखिए, राइट, आगे लिखिए। इन अ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन अ जिग जैग मैनर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor, free electrons move randomly in a zigzag manner. zigzag manner को ही क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इस मूवमेंट को देखा एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। आपने टिंडल इफेक्ट में पढ़ा होगा, क्लास 9th में टिंडल इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जिगजैग मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। विथ अ थर्मल स्पीड ऑफ द ऑर्डर, थर्मल स्पीड मतलब रूम टेम्परेचर पर जितना हीट है उस हीट से ही उसमें इतनी स्पीड आ जाती है। कितनी स्पीड आ जाती है? 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड ऑफ द ऑर्डर 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बट दिस random movement of electron get cancelled or nullifies due to the movement of electron in random direction. The movement of electron in random direction. Therefore, electric current in a conductor is zero. Therefore, the electric current in a conductor is zero. इस केस में इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया? जीरो आ गया। क्योंकि किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन पीछे आ रहे थे, जितने ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे, जितने इलेक्ट्रॉन हर जगह वेक्टोरियली सब आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया। देन पैराग्राफ चेंज। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ potential difference, an electric field is developed across the terminals of the conductor. An electric field gets developed across the terminals of the conductor. ये जो एरो है वह क्या चीज का एरो है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा हुआ है। ड्यू क्या बोला, बोलिए तो, टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू विच all the electrons now start moving, all the electron now start moving in a particular direction due to the presence of force which is equal to minus QE. All the electrons start moving in a particular direction due to a force F is equal to minus QE from negative terminal to positive terminal, from positive terminal to negative terminal, from negative terminal to positive terminal. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ड्यू टू दी in the direction opposite to the direction of electric field, in the direction opposite to the direction of positive field. डन। लेकिन वही वाला आर्ग्यूमेंट आ गया, क्या कि भाई आपने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और अभी स्वयं लिखवा रहे हैं कि भाई ये किससे चल रहा है, फोर्स से चल रहा है, ठीक है। सोचे तो अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन अब बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगले क्लास में को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाना है। वेलोसिटी तो तभी पढ़ाई होगी जब एसिलेशन जीरो होगा, एसिलेशन जीरो करना पड़ेगा। एसिलेशन जीरो कैसे होगा, अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने बनाया खाली इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन का बाप घर से आया, ये कहां से निकला होगा, किसी एटम से निकला होगा। तो एक और डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, ताकि क्लैरिटी ज्यादा अच्छा हो, ताकि क्लैरिटी ज्यादा अच्छा हो। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये भी उसका एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी उसका एटम, ये भी उसका एटम। अब वो इलेक्ट्रॉन जो मैंने सिर्फ पीछे वाले डायग्राम में क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉन को ही बनाया था। पीछे वाले डायग्राम में मैंने सिर्फ किसको बनाया था, इलेक्ट्रॉन को बनाया था। अब ये जो पर्टिकुलर एटम है, ये जो पर्टिकुलर एटम है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा ये भागेगा, लेकिन जैसे ही ये इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, ऐसे ही एटम उसको टकरा जाएगा। एटम क्या कर जाएगा, उससे टकरा जाएगा, और जब एटम उससे टकराएगा तो इसकी स्पीड जीरो, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, फिर ये टकरा, फिर ये भागेगा, फिर कोई एटम टकरा जाएगा। इस क्रम में इसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हम लोग मानते हैं कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। तो इस बात को लिखिए, हाँ इसको बनाना भी है, उससे पहले लिखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, the acceleration of the electron becomes zero when it collides with an ion in the solid, with an ion in the solid, with an ion in the solid, full stop. Again under the influence of electric field, again under the influence of electric field, again under the influence of electric field, it starts moving, but due to repetitive collision, due to repetitive collision, due to repetitive collision of electron and ion, electron and ion, the net acceleration becomes equal to zero, and the electron
travels with a constant speed. The electron travels with a constant speed, which is called as drift velocity, which is called as drift velocity, in the direction opposite to the direction of, in a direction opposite to the direction of, in a direction opposite to the direction of electric field, in a direction opposite to the direction of electric field. तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक कांस्टेंट स्पीड v से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और इस कांस्टेंट स्पीड को आप क्या कहते हैं? दिस v विच इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, is called as drift velocity, is called as drift velocity, is called as drift velocity. हेडिंग डालिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यही कहा था ना, अगले क्लास में पढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये भाई जिस इलेक्ट्रॉन को आप कह रहे थे कि वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है और उसका क्या मतलब है. डन. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.